Hello students, in the earlier classes, as you know, we were discussing about the reforms which were taken under the liberalization policy. We have categorized those reforms into 5 categories, 5 groups. That was, first was the industrial reforms, second was the financial sector reforms, and the third was the taxation reforms which we have already done. Today we will discuss the remaining 2 categories, that is the foreign exchange reforms and the trade and investment reforms. So let's just continue our discussion. In foreign exchange reforms, as you know, the balance of payment situation was very critical. हमारे पास सिर्फ 14 डेज़ का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था. उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं था. सो इमीडिएट स्टेप द गवर्नमेंट टुक वॉज टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट, कि हम इम्पोर्ट जो नेसेसरी इम्पोर्ट है यानी कि क्रूड, उसके अलावा जो भी इम्पोर्ट था, अदर देन दैट जो भी इम्पोर्ट था, हम उसको कंट्रोल कर सकें, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकें. पहला तो वो चाह रही थी. दूसरा चाह रही थी कि एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा, उससे हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बहुत फ़ायदा होगा. तो यही इमीडिएट एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया और वो क्या किया, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी. डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी होता है इंटेंशनली जब गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को हाई कर देती है. देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो अभी जो हमारी कंट्री के अंदर चलता है वो मार्केट से डिसाइड होने वाला चलता है, यानी कि मार्केट डिसाइड करती है कि डॉलर महंगा होगा या सस्ता होगा. ठीक है, दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय द मार्केट. लेकिन अगर इंटेंशनली गवर्नमेंट उसे महंगा या सस्ता कर दे तो उसे अलग सिचुएशन कहा जाएगा. तो इंटेंशनली महंगा करने को फॉरेन एक्सचेंज को कहा जाता है डीवैल्यूएशन. ठीक है, तो डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट ने कर दिया, इमीडिएट स्टेप लिया. क्यों? टू रिजॉल्व द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ठीक है, अब क्या हुआ, जब करेंसी हमारी महंगी हो गई, मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमारा महंगा हो गया, मतलब ज़्यादा रुपये देने पड़ रहे थे फॉरेन एक्सचेंज खरीदने के लिए, तो इम्पोर्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा कंट्रोल तो उस पर आएगा, क्योंकि इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा उससे. और इससे मोटिवेशन मिला एक्सपोर्टर्स को. ठीक है, इट ऑल्सो एनकरेज एक्सपोर्ट्स टू इंक्रीज द इनफ्लो. ठीक है, उनको लगा कि यार हम बाहर सामान बेचेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा. अभी जितना फ़ायदा हो रहा है उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा. क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की रेट बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने. तो इस वजह से उनको मोटिवेशन मिला. तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना था. ये तो एक इमीडिएट स्टेप था कि जो सिचुएशन हमारे सामने बहुत क्रिटिकल हो गई थी उसे दूर करने के लिए. एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो गवर्नमेंट के दिमाग में था वो ये था कि फॉरेन एक्सचेंज को हमें डीरेगुलेट करना है. डीरेगुलेट करना है मतलब कि ये जो मार्केट से डिसाइड हो वो ही रेट हमें यहाँ पे करनी है, कि हर समय जो डिमांड एंड सप्लाई जो रेट डिसाइड करेगी डॉलर की, हमें वो ही करनी है. ठीक है, उस तरह का जो है हमें फॉलो करना है. तो ये सिस्टम गवर्नमेंट ने फॉलो किया और ये सिस्टम गवर्नमेंट ने वहाँ से बनना स्टार्ट किया. आज आप देख ही रहे हैं एकदम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है. मार्केट डिसाइड करता है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है कि क्या फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस हो, चाहे वो डॉलर हो या कोई और करेंसी हो. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फॉर फ्रीइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल. ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री कर देना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीरेगुलेशन. कि फॉरेन एक्सचेंज को हमने क्या कर दिया, डीरेगुलेट, मतलब गवर्नमेंट की कंट्रोल से फ्री कर दिया. अब गवर्नमेंट उसे डिसाइड नहीं करेगी, मार्केट उसे डिसाइड करेगी. तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर ये एक अच्छे स्टेप्स लिए गए. कभी भी फॉरेन कंपनी उस कंट्री के अंदर जाने से डरती है जहाँ पे गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है. ठीक है, रेट को कंट्रोल करती है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की इच्छा होगी तो कभी भी उसको महंगा बना देंगे, कभी भी सस्ता बना देंगे. तो उनके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, क्योंकि वो तो लेके आएंगे फॉरेन एक्सचेंज, तो वो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू इस कंट्री के अंदर कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ठीक है, कि ऊपर होगी कि नीचे होगी. तो ये कभी भी कोई कंपनी नहीं चाहती. वो चाहती है कि मार्केट डिसाइड करे, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करे. तो जब उन्होंने ये देखा कि इंडिया में भी डीरेगुलेशन हो रहा है, इंडिया में भी इंटरनेशनल मनी मार्केट की जैसे मार्केट डिसाइड करेगा, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे कि रेट क्या होगी, तब वो उनका डर खत्म हुआ, वो धीरे धीरे यहाँ आना स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप था लॉन्ग टर्म के लिए और उसके बेनिफिट्स देखे जा
सकते हैं कि हमारी कंट्री के पास में आज काफ़ी अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है। टॉप 5 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कंट्रीज़ किसी भी कंट्री के पास है उसमें एक हमारी कंट्री है। हालांकि नंबर 1, 2 से हम बहुत पीछे हैं, हमारे डिफरेंस जो है अमेरिका चाइना से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी टॉप 5 में तो हम आ ही रहे हैं। मतलब किसी और कंट्री के पास में इतना नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, किसी को कंट्री को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास में इंपोर्ट इतना नहीं करते हैं। हम इंपोर्ट क्रूड बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑयल, तो इस वजह से ज़रूरत भी पड़ती है। चलिए, लेकिन अच्छी पोजीशन है हमारी। नेक्स्ट जो परफेक्ट कैटेगरी है वो है हमारी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स की कैटेगरी। ठीक है, कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अब तक बचा के रखा हुआ था हमने, ठीक है, तो उनमें बचाने की वजह से हमने इंपोर्ट पे टैरिफ हाई टैक्सेशन लगा रखे थे, कोटा यानी कि क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, तो उनको बड़ा प्रोटेक्शन मिला हुआ था डोमेस्टिक को। इस वजह से उनकी एफिशिएंसी भी कम हो रही थी। वो सोचते थे हमारा क्या होगा, जैसा बना रहे हैं वैसा बिक जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस हिसाब से तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। जब इनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं रहेगा ग्रो करने का, तो ये क्यों ग्रो करेंगे? इनका तो काम चल रहा है तो ये तो काम चलते रहेंगे, ऐसे तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी स्लो हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स उठाए। क्या किया, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया कि इंपोर्ट के लिए पहले जो परमिशन चाहिए थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था इंपोर्ट पे, अलाउड नहीं था इतनी आसानी से, वो ख़त्म किया गया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को ख़त्म किया गया और बोला कि अगर आप बाहर से कुछ सामान मंगा के यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, ऐसा अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं, ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम आपको परमिशन देते हैं, आइए करिए। तो अब आप बाहर से सामान मंगा के यहाँ पे बिजनेस करने लगे। एडिडास के शूज़ बाहर से, नाइकी के शूज़ बाहर से मंगा के यहाँ पे बेचने लगे, ठीक है, ये आप करने लगे। तो ये जब आप करेंगे तो यहाँ पे जो एक्शन जो शूज़ बना रही है उसको कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। तो वो एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि उससे वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगा और उसके बराबर आने की कोशिश करेगा, तो एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ जाएगी। ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था बेसिकली। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे से भी हटाए गए और कंज्यूमर गुड्स पे से भी हटाए गए। हालांकि ये जो हटाए गए हैं वो फुल्ली हटाए गए हैं 2001 के अंदर। थोड़े रेस्ट्रिक्शन इन पे तब भी थे 91 के अंदर, लेकिन इन्हें फुल्ली 2001 में रिमूव कर दिया गया। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब क्वांटिटी, पहले जो क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन था अब वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, कुछ भी क्वांटिटी मंगाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर ऑल्सो रिमूव। एक्सपोर्टर्स को बाहर बेचने के लिए, बाहर सामान बेचने के लिए परमिशन दी गई कि आप बाहर सामान बेचिए। देखिए, जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्री की शॉर्टेज थी तब गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भी इंडिया में सामान बने वो इंडिया के लोगों को पहले मिले। अब लेकिन इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ने लगी तो इंडिया के लोगों को सामान मिलने लगा। अब इन फैक्ट्रीज के पास सामान एक्स्ट्रा बनने लगा, तो बोले अब इसे कहाँ बेचेंगे? बोले इसे आप बाहर बेचिए, हम आपको परमिशन देते हैं। पहले एक्सपोर्ट करने पे टैक्स लगाते थे ताकि एक्सपोर्ट ना करें लोग, लेकिन फिर एक्सपोर्ट पे से टैक्स हटा दिया गया और बोला आप एक्सपोर्ट कीजिए, जितना चाहिए उतना एक्सपोर्ट कीजिए। और ये इस पॉलिसी आज भी फॉलो करते हैं। आज भी एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है या बहुत कम टैक्सेस है एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे फिर भी टैक्सेस हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंपोर्ट ज़्यादा हो, लेकिन हम चाहते हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारे प्रोड्यूसर इतना बनाएं, नई नई फैक्ट्रियाँ लगाएं कि यहाँ वालों को तो मिले ही मिले, बाहर भी सामान बेचे। क्लियर है? तो दीज वर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। सो पांचों कैटेगरी हमारी हो गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।